सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज जो हम डॉन को ओपिनियन कर रहे हैं वो है, उसका उन्वान है डेट रीपेमेंट प्रॉब्लम। और इसके राइटर हैं वो पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मफ्ता इस्माइल हैं। ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक इस तरह आपको पता चल रहा है कि जी बेसिकली इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन जो की गई है वो की गई है कि जो हमने कर्जा वापस करना होता है वो जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी वजूहत जानने की कोशिश की गई है, क्या फिर हम उसके लिए कर सकते हैं। और फिर इन्होंने साथ तजावीज़ दी हैं कि किस तरीके से हम इसको मतलब जो मसला हमारे पास है डेट रिपेमेंट का उसे हल हम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये ओपिनियन इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है कि कोई भी आप इंटरव्यू वगैरह कहीं जाए तो जो पाकिस्तान के मसाइल होते हैं ना तो उसको मतलब बाज़ दफ़ा इंटरव्यू पूछ लेता है कि भाई अगर आप कोई अथॉरिटी की पोजीशन, कोई ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ आपके पास अथॉरिटी हो तो आप किसी मसले का हल किस तरह निकालेंगे। तो आप इसको देखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने जो मसाइल के हल बताने की कोशिश की है राइटर ने, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं, या आपके पास कोई और कोई हल है जिससे आप समझते हैं कि इसके जो डेट रीपेमेंट है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम क्या है ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात यह है कि ये डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल हो गए, डॉक्टर मलिया लोधी हो गई, तो मतलब ये जब इनके डॉन में ओपिनियन वगैरह आते हैं तब तो लोग काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि भाई बड़ी ये अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मसला ये है ये जब खुद पावर में होते हैं तब ये क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते। ठीक है। क्योंकि वो भी सफ़ीर रह चुके हैं डॉक्टर मलिया लोधी, अब जो बातें कर रही होती है, और डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल भी अगर आप देखें रेगुलरली हर हफ्ते लिख रहे हैं, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को सवाल उठाते हैं कि जब आप खुद पावर में होते हो तब क्यों नहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते। ठीक है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी Pakistan owes the world about $100 billion and has to repay $21 billion to foreign lenders during the current fiscal year. उनका पाकिस्तान owes the world, ओ यहाँ पे वर्ब है और इसका यहाँ पे हमारे पास क्या मतलब है, यहाँ पे इसका हमारे पास मतलब है जब आपके पास कोई ऑब्लिगेशन होती है, जब आपने पे करना होता है, खासतौर पे ये यूज होता है जब आपने पैसे वापस करने होते हैं, किसी से आप उधार लेते हो। ठीक है। तो उसको जब आपकी ऑब्लिगेशन होती है वापस करने की, तो वहां पे हम क्या है ये ओ का वर्ड यूज करते हैं। उनका पाकिस्तान ओज द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान ने देने हैं वर्ल्ड के, दुनिया के कितने, $100 बिलियन, एंड हैज टू रीपे, और पे करने ही हैं कितने, $21 बिलियन। किसे, टू फॉरेन लेंडर्स, फॉरेन लेंडर्स को $21 बिलियन देने हैं, कब, ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर। करंट फिस्कल ईयर यानी कि मौजूदा माली साल है। उनके पाकिस्तान ने दुनिया के $100 बिलियन देने हैं, और उसको इस साल जो है ना फॉरेन लेंडर्स को वो $21 बिलियन देने हैं मौजूदा माली साल में। ठीक है। अच्छा, and during the next 3 years it will have to return similar or larger amounts each year totaling about $70 billion। और उन्होंने कहा अगले 3 सालों के दौरान भी जो है ना इसको क्या है रिटर्न करने होंगे इतनी ही अमाउंट, और इससे ज़्यादा अमाउंट हर साल। और ये टोटल अगले साल मिला के कितने हो जाएंगे, $70 बिलियन। ठीक है। जो इसको आप यहाँ पे ना इस जो अमाउंट वगैरह होती है उसको भी हाईलाइट करते रहा करें। $21 बिलियन जो है ना वो हमने देने हैं इस माली साल में, और अगले 3 सालों में तकरीबन ये कह रहे हैं कि हमने इतने पैसे देने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने दुनिया के देने हैं कितने, $100 बिलियन, और अगले 4 सालों में हम दे देंगे कितने, मतलब हमने देने हैं $91 बिलियन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है हैज टू हैव टू का, अब ये होता है ना हैज टू, और इसको आप यहाँ पे करें ये हैव टू। ठीक है। हैव टू आपकी क्या है, कंपल्शन बताते हैं, मतलब आपको ऑप्शन नहीं, आपने करना ही है। ठीक है। तो ये हैव टू का स्ट्रक्चर होते हैं जब काम आपने करना ही हो कंपल्शन के तहत, तो वहां पे हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं हैव टू का। अच्छा, अच्छा, अब हमने देख लिया कि $100 बिलियन जो है वो हमने दुनिया के देने हैं, और अगले 4 सालों में तकरीबन हमने 21 बिलियन इस दफा इस साल, और 70 बिलियन अगले 3 सालों में देने हैं। तो अब ये सवाल क्या पूछ रहे हैं राइटर, वो ये पूछ रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस 4 years फ्रॉम नाउ। ठीक है। अच्छा, ये तो इन्होंने कैलकुलेशन बता दी कि कितना हमने कर्जा वापस करना है, रीपेमेंट करनी है, लेकिन बता रहे हैं कि भाई अब से 4 सालों बाद क्या होगा। विल वी हैव रिपेड अबाउट 90 बिलियन टू आवर क्रेडिटर्स एंड ओनली $10 बिलियन। ठीक है। तो अब जिस तरह मैंने बताया था ये तकरीबन $91 बिलियन हो गए थे 4 सालों में, तो उन्होंने कहा क्या जो है हमने पे कर दिया होगा $90 बिलियन अपने क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जहाँ से आप पैसे लेते हो, आप डेटर होते हो, दूसरे क्या है क्रेडिटर होते हो। तो अपने क्रेडिटर्स को क्या है आपने $90 बिलियन दे दिया होगा, एंड ओ ओनली $10 बिलियन। और सवाल पूछ रहे हैं कि हम 4 साल बाद क्या सिर्फ हमारा जो
हमने रीपेमेंट करनी होगी कर्जे की वो सिर्फ $10 बिलियन की रह जाएगी। और इसका जवाब क्या दे रहे हैं राइटर? अनफॉर्चुनेटली नो, बदकिस्मती से नहीं। वी हैव नो रिसोर्सेज टू रीपे आर लेंडर्स, उन्होंने कहा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, बेसिकली फाइनेंसेस नहीं है कि हम रीपे कर सकें, वापस अदा कर सकें अपने लेंडर्स को जिनसे हमने कर्ज लिया है उन्हें वापस कर सकें। वी विल जस्ट हैव टू ट्राई टू बोरो फ्रॉम वन क्रेडिटर टू पे ऑफ अनदर। पे ऑफ होता है कि जब आप जो हो किसी से कर्जा लिया हो ना उसको अपनी लाइबिलिटी खत्म करो, पे ऑफ कर दो अपनी लाइबिलिटी। मतलब किसी से आपने 100 रुपये लिया है, उसको 100 रुपये वापस कर दिया, तो आपने क्या है पे ऑफ कर दिया, उसे लाइबिलिटी आपकी खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ जो है ना वो बोरो करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा एक क्रेडिटर से पैसे लेके टू पे ऑफ अनदर, ताकि दूसरे को दे सके। यहाँ पे आप दोबारा देखें, हैव टू की मैंने बात की थी, कंपल्शन शो करता है, यहाँ पे दोबारा हैव टू किधर गया, ये हैव टू यहाँ पे आया है। और यहाँ पे भी क्या है, कंपल्शन है कि हमें यही करना पड़ेगा, क्या करने के लिए कि एक जगह से कर्जा लेके दूसरे को चुका दें, ठीक है। Hence, 4 years from now, we will have to repay the world more than $21 billion we have to pay this year and a little more each year after that. उन्होंने कहा 4 सालों बाद जो है ना हमें रीपे करना होगा वर्ल्ड को $21 बिलियन ज़्यादा we have to pay this year, जितना हमें इस दफ़ा देना है, and a little more each year after that, और उससे कुछ ज़्यादा उस साल के बाद। Therefore, पाकिस्तान will continue to slide more and more into debt। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है ना वो जारी रहेगा बिल्कुल एक तरीके से धंसना किसके अंदर, कर्जे के अंदर, अनलेस वी ट्राई अ नॉवल आइडिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये इस सारी सूरत हाल पाकिस्तान की जारी रहेगी कि बिल्कुल आप कर्जे में, डेट ट्रैप में फंसते जाओगे, जब तक जो है हम क्या नहीं ट्राई कर लेते नॉवल आइडिया। नॉवल क्या होता है? नॉवल होता है कोई चीज़, एक तो नॉवल वो होता है जो हम पढ़ते हैं, ज़ाहिर है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कोई एक नई चीज़। इफ समथिंग इज नॉवल, इट इज़ न्यू बट ऑल्सो ओरिजिनल, फ्रेश एंड यूनिक। कोई एक नया आइडिया, नई कोई चीज़ आप लेके आओ कि किस तरीके से इस मसले का हल निकालें और हम जो है इसके जो अपना कर्जा है उसको कम कर सके। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कर्जे में बिल्कुल दबता जाएगा जब तक हम क्या है कोई कोई नोवेल आइडिया ट्राई नहीं मिलता हमें, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो है वो तो यही है कि जी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, यहाँ से चीज़ें बाहर जाएंगी, बाहर से जो है ना वो डॉलर्स में पेमेंट आएगी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होगा। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एक तो ये है कि जी हम इसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करें एंड रन अ करंट अकाउंट सरप्लस, ताकि हमारा जो इसमें करंट अकाउंट है वो क्या है सरप्लस में आ जाए। then and only then we will be able to pay back the world without borrowing from someone। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत हाल में हम कामयाब होंगे वर्ल्ड को जो भी हमने पैसे लिए उसको वापस करने में, बगैर उधार लिए किसी से। बट अनटिल देन, लेकिन तब तक जो है ना वी आर इन अ टाइट स्पॉट। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हमें कोई नॉवल आइडिया नहीं मिल जाता, हम जो है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर लेते, अपना करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं ले आते, तब तक जो है ना हम क्या होंगे, इन अ टाइट स्पॉट होंगे। टाइट स्पॉट, इन अ टाइट स्पॉट का मतलब होता है कि आप जो है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, मुश्किल सूरत हाल में हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये कुछ रीजंस मतलब वो कुछ आप कह लें रिकमेंडेशंस देंगे कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, और साथ उन्होंने ये भी बताया है, थोड़े इन्होंने हिस्ट्री में लेके गए हैं कि कहाँ क्या क्या हुआ था इसके पीपी के दौरे हुकूमत में, पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में, जिसकी वजह से हम यहाँ इतने कर्जे में जकड़े गए हैं। और फिर उसके बाद वो इसमें सोल्यूशन देने की कोशिश की है, रिकमेंडेशन देने की कोशिश की कि क्या हमें करना चाहिए कि हम इससे छुटकारा हासिल कर सकें, जो लगातार जो हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कह रहे हैं कि जी टू अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट टू दिस प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट होता है हमारे पास कोई अनडिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं बेसिकली, आप आसान लफ्ज़ों में समझेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन, एक मुश्किल सूरत हाल प्रेडिकमेंट में है हम, ठीक है। किस तरह हम इस प्रेडिकमेंट तक पहुंचे कि हमने इतना ज़्यादा कर्जा अदा करना है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और एक कर्जा अदा करने के लिए हम दूसरे क्रेडिटर से कर्जा लेके पे ऑफ करते हैं दूसरे को। उनका लेट्स बैक अप अ बिट, उनका पीछे जाकर जरा देखते हैं कि ऐसे हुआ क्या था। When Pakistan became part of the war against Al Qaeda and their Afghan Taliban protectors, much of our external debt owed to the West was written off। उनका जब पाकिस्तान जो है ना वो हिस्सा बना उस वॉर का अलकायदा के खिलाफ और उसके अफगान तालिबान प्रोटेक्टर थे उसके खिलाफ, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट था जो हमने देना था वेस्ट को, वो क्या है रिटर्न ऑफ कर दिया गया। रिटर्न ऑफ होता है, आप कह लेंगे जी माफ कर दिया गया, ठीक है। अब जाहिर है अदा तो पाकिस्तान तब नहीं कर सकता था, लेकिन जब ये राइट ऑफ कर दिया गया तो फिर क्या हुआ? So we were left with considerably reduced debt repayments and our foreign exchange requirements shrank।
तो ज़ाहिर है उस वजह से फिर हमें कम कर्जा अदा करना पड़ा, क्योंकि वो कर्जा राइट ऑफ हो गया था, माफ़ हो गया था, और फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स थी वो भी क्या है श्रैंक हुई। वो सुकर गई, उतनी हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर है बाद में जब हमने कर्जा वापस देना होता है तब हमारी ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। लेकिन क्योंकि ये जब हम इस जंग में गए थे अलकायदा के अगेंस्ट, तो हमारा कर्जा माफ़ हुआ था, तो जो हमारी ज़रूरियात थी फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स की वो क्या है, यहाँ पे श्रैंक यूज़ हुआ है, यानी कि सुकड़ गई थी। अच्छा, अब कह रहे हैं जी सबसे बड़ी क्या ज़रूरत थी उस टाइम पे जब हमारे पास ये सारा, जब हम इस जंग में गए हैं, तो जब ये सितंबर 11 वाले वाक़यात हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी आवर प्राइमरी नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर 2002 वाज टू फाइनेंस आवर करंट अकाउंट डेफिसिट व्हिच इज एन एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। और उन्होंने कहा जी हमारा जो बेसिक नीड थी वो ये थी फॉरेन एक्सचेंज की, 2002 के बाद वो ये थी कि हम फाइनेंस करते अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, जो क्या है विच इज़ द एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब ये इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट को बताने की जरूरत है, लेकिन इसको एक लाइन में बता रहे हैं कि जी जब आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट्स से और रेमिटेंसेस से, तो फिर आप क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाते हो। ठीक है, और ये अब जिधर भी ये करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, उसकी जगह हर जगह यहाँ पे आपको वर्ड नजर आएगा कैड। ठीक है, तो इस तरह होता है कि जब आप कोई एक एब्रीविएशन पूरा बता देते हो, तो बजाय इसके हर जगह करंट अकाउंट डेफिसिट लिखें, तो यहाँ पे सी ए डी जहाँ पे जितनी दफ़ा भी आगे यूज़ होगा उसका यही मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट। उनका एज वी एक्यूमुलेटेड कैड्स ईच एवरी ईयर, यानी कि जब हम ये एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को हर साल, तो हमारा क्या है आर डेट इंक्रीज एवरी ईयर। तो हमारा उनका जैसे जैसे हम एक्यूमुलेट करते गए करंट अकाउंट डेफिसिट को, 2002 के बाद की बात हो रही है हर साल, तो हमारा डेट भी जो था, हमारा जो कर्जा भी था, वो भी हर साल क्या है बढ़ता गया। और इसमें आप डेट को देखा करें, ये बी इसमें साइलेंट होता है, डी ई टी इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, काफी लोग इसमें बी को भी पढ़ जाते हैं, इसको बी को जो है ना वो क्या है साइलेंट होता है, डेट डी ई टी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, and again, remember, because we don't run current account surpluses and hence never earn net foreign exchange, we only borrow foreign exchange from one source, repay another, and our debt is never repaid and only grows. उनका याद रखने की बात यह है कि हम जो है वो करंट अकाउंट के सरप्लस में नहीं जाते, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो इम्पोर्ट्स और रेमिटेंसेस से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हमारी इम्पोर्ट्स ही ज़्यादा होती है, इस वजह से हम करंट अकाउंट डेफिसिट में होते हैं, हम सरप्लस में नहीं होते, और लिहाजा हमारा जो है कभी भी अर्न नहीं करते नेट फॉरेन एक्सचेंज, और हम सिर्फ बोरो करते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक सोर्स से, ताकि रीपे कर सके, अदा कर सके दूसरे को, एंड आर डेट इज नेवर रीपेड एंड ओनली ग्रोज। फिर जाहिर है जब आप एक से कर्जा लेके दूसरे को देते रहोगे और रीपेमेंट नहीं करोगे, तो आप जो है आपका कर्जा बढ़ता जाएगा और ग्रो करता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 2002 से शुरू हुए हैं। अब 2007-8 में क्या हुआ था, आफ्टर जनरल मुशर्रफ्स गवर्नमेंट इन 2007-8 ran Pakistan's highest CAD, the incoming PPP government had to reduce this deficit by slowing the economy down। अच्छा, मुशर्रफ के बाद क्या हुआ था, 2008 की मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो हाईएस्ट था। उसके बाद क्या हुआ, जो आने वाली पीपीपी गवर्नमेंट थी उसको रिड्यूस करना पड़ा, कम करना पड़ा इस डेफिसिट को, इस खसारे को, और किस तरह करना पड़ा, बाय स्लोइंग द इकोनॉमी डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जी वट वंस द इकोनॉमी स्लोड, लेकिन जब एक दफ़ा इकोनॉमी हमारी स्लो हो गई, आर फॉरेन एक्सचेंज बोरिंग रिक्वायरमेंट्स केम डाउन, तो हमारी जो फॉरेन बोरिंग रिक्वायरमेंट्स थी वो कम हुई, एंड इकोनॉमी मोर और लेस स्टेबलाइज, और आप कह सकते हैं किसी हद तक जो इकोनॉमी थी, मैशत थी, वो क्या स्टेबलाइज होगी, थोड़ा इस्तेकाम आया। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या हुआ, बिकॉज पाकिस्तान इकोनॉमी wasn't doing well and we weren't in an IMF program, the world isn't willing to lend us and our foreign exchange borrowing didn't go up much। लेकिन उनका क्योंकि हमारी मईशत उस टाइम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और हम क्या है एक IMF प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं थे, तो उनका दुनिया भी जो है ना वो हमें अ, कर्जा देने को तैयार नहीं थी, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज बोरिंग भी है ना वो ज़ाहिर है इस वजह से ऊपर नहीं गई, क्योंकि अगर आप आईएमएफ के साथ हो प्रोग्राम में, तो आपको दूसरे मल्टीलैटरल बायलैटरल है ना इदारे वहां से कर्जा मिल जाता है, तो मतलब एक तरीके की बैकिंग होती है, अगर आप आईएमएफ से कर्जा लिया हो, तो उनका उस टाइम पे हम नहीं थे, तो इसलिए हमें दूसरी तरफ से भी ज़्यादा जो है ना वो नहीं मिले, आप कह लें कि जी कर्जा ही कह लें, आपको नहीं मिला। However, after 5 years of drift, we were in the midst of debilitating power shortage by 2013। उन्होंने कहा कि जी ताहम 5 सालों के बाद जो है हम किस चीज़ में थे, इन द मिड्स ऑफ, इस दौरान हम थे डेबिलिटेटिंग पावर शॉर्टेज। डेबिलिटेटिंग होती है कोई चीज़ जो क्या है
बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीरियसली अफेक्ट करे आपकी एबिलिटी को कि आपने रेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। मतलब कि जिस तरह ये पावर शॉर्टेज आई 2013 की, ठीक है, उसने बिल्कुल आप कह लें वो ख़त्म करके रख दिया। मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ जो है थी वो क्या है, ख़त्म हो गई थी हमारे पास इस पावर शॉर्टेज की वजह से। अगर आप देखें जितने 2013 उस टाइम पे हमारे पास पावर शॉर्टेज थी। अच्छा, अब पहले इन्होंने मुशर्रफ का बताया, फिर पीपीपी का बताया, अब ये पीएमएलएन की तरफ आ रहे हैं। देखा एंटर द पीएमएलएन एंड टू थिंग्स हैपन। उसके बाद जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई और फिर दो चीजें हुई। क्या हुआ? वन, वी एंटर्ड इनटू एन आईएमएफ एग्रीमेंट एंड टू, एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड विद चाइना ऑन सीपैक। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमने इसने वो थे ना एन की हुकूमत आके उन्होंने पहले तो वो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया आईएमएफ से, और दूसरे पे क्या किया, एक एग्रीमेंट हो गया चाइना के साथ सीपैक के हवाले से, ठीक है, इसको सीपैक के हवाले से हो गया, ठीक है। Now, we could get investments and borrow from China for power plants and other infrastructure and borrow from international bond markets to pay for our CADs, current account deficits. और उसके बाद फिर ज़ाहिर है फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट हमें मिली और उसके बाद हमने है ना वो कर्जा लिया चाइना से पावर प्लांट्स के लिए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उधार लिया इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स से ताकि हम पे कर सकें अपना करंट अकाउंट डेफिसिट. The CPEC borrowing, however, was the right thing to do as we really needed power, road and gas infrastructure. लेकिन कह रहे हैं कि जी उस टाइम पे ज़ाहिर है हमारा ये कर्जा वगैरह बढ़ा, लेकिन जो सीपैक बोरिंग थी उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक चीज़ थी, हमने किया क्योंकि हमें उस टाइम पे पावर की ज़रूरत थी, रोड की ज़रूरत थी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी कि उस टाइम जितनी ज़्यादा वो पावर शॉर्टेज थी, ठीक है। The problem, however, was that as we doubled our power producing capacity in those years, we did not double our industrial production or exports during those 5 or the ensuing 4 years. अच्छा, अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी जो प्रॉब्लम थी, मसला वो ये था कि जी हमने अपनी पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को तो डबल किया उन सालों में, लेकिन हमने अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डबल नहीं किया और एक्सपोर्ट्स को डबल नहीं किया उन 5 और द ensuing 4 years। और उसके बाद उसके नतीजे आने वाले ये 4 साल थे जब हमने ये एग्रीमेंट वगैरह सारे किए थे चाइना से सीपे के बाद। तो उन्होंने कहा कि जी हमने पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी तो बढ़ा ली, लेकिन जो हमने अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को डबल नहीं किया, ठीक है। So today, whereas our debt servicing requirements for those power plants and gas and road infrastructure has increased, our ability to pay hasn't. तो उन्होंने कहा इसके नतीजे के तौर पे जो हमने डेट देना है, डेट सर्विसिंग करनी है, इसकी इंटरेस्ट देना है उस सारे जो हमने चाइना से कर्जा लिया था पावर प्लांट्स के लिए और गैस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उन्होंने कहा वो जो इंटरेस्ट था वो तो बढ़ गया, लेकिन हमारी जो एबिलिटी थी, हमारी जो ताकत थी, हमारी अहलियत थी पे करने की, वो नहीं बढ़ी। दिस डज नॉट मीन इट वाज रॉन्ग टू सेट अप पावर प्लांट्स। उन्होंने कहा ये मतलब नहीं कि जितना भी इस वजह से कर्जा बढ़ा के हम तनकीद करें कि जी वो पावर प्लांट्स की ज़रूरत नहीं थी और उस वजह से कर्जा बढ़ा। उन्होंने कहा ठीक है कर्जा बढ़ा, हमने अपनी वो इसमें एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाया, पावर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत थे पावर प्लांट्स लगाना। इट मीन्स वी डिड नॉट यूटिलाइज द पावर फ्रॉम दीज प्लांट्स वेल। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि हमने वो वहाँ से उस यूटिलाइज नहीं किया उस पावर को, हमने सारे कर्जा लिया चाइना से, उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। रादर देन सेट अप फैक्ट्रीज, बजाय इसके कि उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्रीज लगाते, वी बिल्ट मोर मॉल्स एंड शादी हॉल्स, हमने और ज़्यादा जो है ना वो मॉल्स और शादी हॉल बनाए, ठीक है। अच्छा, it should be pointed out that since most power and gas came online near the very end of the PMLN's tenure, it couldn't really have industrialized. उन्होंने कहा ये भी बात याद रखने की है कि क्योंकि ज़्यादातर जो पावर और गैस आई हमारे पास मटेरियलाइज हुई, ऑपरेशनल हुई, वो आई पीएमएलएन के टेन्योर के एंड में, तो इसलिए है ना उसको इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं कर सके. However, even within those 5 years, as a result of a fixed exchange rate, Pakistan's export to GDP took its sharpest downward turn in our history. लेकिन अब कह रहे हैं कि जी उस टाइम पे वो 5 सालों में ये कोशिश की गई थी कि फिक्स एक्सचेंज रेट रखने की, तो ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट टू जीडीपी थी वो क्या थी, वो शार्पेस्ट डाउनवर्ड टर्न लिया अब हिस्ट्री में, यानी कि वो बिल्कुल निचली सतह पे आ गई एक्सपोर्ट टू जीडीपी। किसकी वजह से? ये हमारे पास जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, ठीक है। Therefore, the money borrowed from commercial banks and euro bonds was spent on financing CADs. लिहाजा उन्होंने कहा जो पैसे वो बोरो किए गए कमर्शियल बैंक से और यूरो बॉन्ड से, वो उसको खर्च किया गया फाइनेंस करने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट को। अच्छा, अब 2018 तक आ गए। 2018 के बाद क्या हुआ? From 2018 onwards, the PTI tried to reduce the CAD but never appreciated the connection between the current account and fiscal deficits. उनका 2018 के बाद जो है ना पीटीआई ने कोशिश की कि कम करे करंट अकाउंट डेफिसिट को, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं समझने की कोशिश की कि वो कनेक्शन है करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट का, ठीक है।
During its 4 years, GDP to during its 4 years, tax to GDP fell significantly, and we ran the largest budget deficits in our history. उन्होंने कहा कि जी जो इसका पीटीआई का 4 साल दौर हुकूमत था, जो टैक्स टू जीडीपी था वो गिर गया सिग्निफिकेंटली, बहुत हद तक गिर गया, बड़े पैमाने पे गिर गया, और हमने उस टाइम पे हमारा जो लार्जेस्ट बजट डेफिसिट हमने देखा हमारी हिस्ट्री का। पीटीआई एडेड 78% ऑफ ऑल डेट इंकर्ड इन द प्रीवियस 71 ईयर्स। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई ने ऐड किया 78% ऑफ ऑल डेट इंकर्ड इन द प्रीवियस 71 ईयर्स, के जितना हमारा 71 साल में कर्जा था तो उतना पीटीआई ने उसका 78% जो है ना वो इजाफा कर दिया कर्जे में, एंड दस इंश्योर्ड वी वुड रन नॉट जस्ट लार्ज फिस्कल बट आल्सो लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट्स। और उसमें उन्होंने यकीनी बनाया कि ना सिर्फ हमारे पास जो लार्ज फिस्कल डेफिसिट था, लेकिन हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी क्या है, बहुत लार्ज था। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी करेंगे जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ बजट डेफिसिट्स कॉज कैट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। उन्होंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्यों बजट डेफिसिट जो है ना वो इसकी वजह बनता है करंट अकाउंट डेफिसिट की। करेंगे जी, व्हेन आवर गवर्नमेंट रन्स अ डेफिसिट, उन्होंने कहा जब हमारी गवर्नमेंट का खसारा होता है, डेफिसिट होता है, इट हैज़ टू बोरो इट हैज़ टू बोरो टू फाइनेंस इट, उसको ज़ाहिर है बोरो करना पड़ता है, फाइनेंस करने के लिए उधार लेना पड़ता है। This money can only either come from the surplus of local private savings or investment or from abroad, और ये पैसे उन्हें का सिर्फ हासिल किए जा सकते हैं कहाँ से, या तो ये लोकल प्राइवेट सेविंग्स है उसके सरप्लस से हासिल किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में जो सरप्लस है वहाँ लोकल प्राइवेट सेविंग का वहाँ से हासिल किए जा सकते हैं, और फ्रॉम अब्रॉड या बाहर से हासिल किए जा सकते हैं। बट सिंस देयर इज नो सरप्लस ऑफ लोकल सेविंग्स, लेकिन उनका क्योंकि सरप्लस नहीं है लोकल सेविंग्स के हवाले से, मनी टू फाइनेंस और फिजिकल डेफिसिट कम्स फ्रॉम अब्रॉड इन द शेप ऑफ इंपोर्ट्स फाइनेंस्ड ऑन क्रेडिट गिविंग राइज टू द कैट। तो लिहाजा उनका जो मनी जिसकी ज़रूरत होती है फाइनेंस करने के लिए हमारे फिजिकल डेफिसिट को, वो आती है बाहर से, किस शेप में, इन द शेप ऑफ इंपोर्ट्स हमारे पास आती है, और उस वजह से क्या होता है, और ये फाइनेंस ऑन क्रेडिट होती है, और ये इजाफा कर देता है कैट का करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है कि उसमें बताया गया था कि किस तरह बजट डेफिसिट जो है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह बनता है। Another thing the policymakers must understand is that now it's not enough to reduce the cat to get out of the problems. उन्होंने कहा एक और चीज़ जो पॉलिसी मेकर्स को समझने की जरूरत है कि भाई ये इतना काफ़ी नहीं है कि आप कम कर दो कैट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, ताकि हम इस प्रॉब्लम से, मुश्किल से बाहर निकल सकें। With large debt repayments, we will either need to borrow more, thus requiring a healthy economy, or earn foreign exchange through exports. अब कह रहे हैं इस मसले का हल क्या है, कि उन्होंने कहा कि जी एक तो लार्ज डेट रिपेमेंट हमने वो करनी है, उसके लिए या तो हम मजीद बोरो करें, उधार लें, और ज़ाहिर है इसके लिए फिर आपके पास इकॉनमी हेल्दी होनी चाहिए, या हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें एक्सपोर्ट्स के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस प्रेडिकमेंट। अब ये यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा ये सारी इस मुश्किल सूरत हाल से हम बाहर कैसे निकलें, हम किस तरह ये डेट रीपेमेंट से छुटकारा हासिल करें। ठीक है, अब ये वजूहत आप भी पढ़ें, और आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि आपके ख्याल में अगर कोई और वजूहत है जिस जो आप समझते हैं कि उसकी वजह से हम इस रीपेमेंट के इशू से, डेट रीपेमेंट के इशू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब करेंगे द आंसर रिमेन सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने कहा आंसर सिंपल है, लेकिन क्या है, ज़ाहिर है इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। वी कट द फिजिकल डेफिसिट टू बिलो द ग्रोथ रेट। उन्होंने कहा जी हमें फिजिकल डेफिसिट को कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कि इसको हम ग्रोथ रेट से नीचे ले आए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द करंट अकाउंट इन टू बैलेंस, ताकि करंट अकाउंट को बैलेंस किया जा सके। फिर एक ये चीज़ जो मुफ्ता इस्माइल जब पावर में भी थे तो बहुत ज़्यादा ये बात करते होते थे कि प्राइवेटाइज करने की, निजकारी करने की, प्राइवेटाइज टू पे ऑफ डेट एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि प्राइवेटाइज करें ताकि हम डेट को अदा कर सकें और इम्प्रूव कर सकें अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, एंड ब्रिंग इन कंसिडरेबली मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव आवर competitiveness, और हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाएं ताकि बेहतर की जा सके हमारी competitiveness। अच्छा, करेंगे जी, privatization requires courage and consensus that our leadership has lacked. Foreign investment requires, above all, peace and security that our civilian and military leaderships have failed to provide for over 2 decades. Exporting more requires a shift from the import substitution model and an understanding of economic reasoning that, unfortunately, most of our policymakers have lacked over the years. उनका प्राइवेटाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है, करेज की ज़रूरत होती है, बहादुरी की ज़रूरत होती है, कंसेंसस की ज़रूरत होती है, कि आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक हो, और जो उनका हमारी लीडरशिप जो है लैक करती है उसमें की में कमी है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी यो
privatization requires courage and consensus that our leadership has lacked. Foreign investment requires, अच्छा, और उसने कहा जी एक तो उसमें उन्होंने कहा कि जी प्राइवेटाइजेशन के लिए करेज, इसको ठहरे यहाँ से करते हैं, प्राइवेटाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है करेज की, कंसेंसस की, इत्तेफाक की, जो हमारी लीडरशिप जिसमें नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरत होती है पीस और सिक्योरिटी की, जो उन्होंने कहा जी हमारी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप जो है ना वो नाकाम हुई है मुहैया करने में पिछले 2 डेकेड्स में। डेकेड्स होते 10 साल, यानी 20 सालों से नाकाम हुई है हमारी सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप। और एक्सपोर्टिंग मोर रिक्वायर्स अ शिफ्ट फ्रॉम द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल। अच्छा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होती है कि जी आप इंपोर्ट जो है उसको ब्लॉक कर देते हो। import substitution is the idea that blocking imports of manufactured goods can help economy by increasing the demand for domestically प्रोड्यूस्ड गुड्स। ठीक है, तो उसमें मैंने कहा एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि जी आप ब्लॉक कर दो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की इंपोर्ट, ताकि वो आपकी डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं लोग उसकी तरफ आ सकें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि हम उस शिफ्ट से मोर एक्सपोर्टिंग मोर रिक्वायर्स अ शिफ्ट फ्रॉम द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल। तो अगर हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तो हमें यहाँ से क्या है, हमें शिफ्ट लाना होगा इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल से। और एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक रीजनिंग, और एक अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, इकोनॉमिक रीजनिंग की, दैट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर पॉलिसी मेकर्स हैव लैक्ड ओवर द ईयर्स, के जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे हैं कुछ सालों में, तो हमें वैसी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद कह रहे हैं कि जी Finally, cutting deficits will mean reducing all current expenditures to below the inflation rate। तो उन्होंने कहा जब हम डेफिसिट को कम करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम रिड्यूस कर रहे होंगे अपने करंट एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेशन रेट से नीचे। फिर कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स लगाना होगा उन लोगों को जिन पे टैक्स नहीं लगा हुआ, टैक्सिंग द अनटैक्सड। और उसके अलावा सच एज रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, क्योंकि ये भी इसने बहुत कोशिश की थी मिफ्ता इस्माइल ने कि रिटेल और होलसेल ट्रेड यहाँ पे है ना इन पे कर्जा लगाया जाए, लेकिन सारा फिर क्योंकि ये इसका पीएमएलएन का जो ज़्यादा ट्रेडर्स वगैरह ज़्यादा इनका वोट बैंक था, तो फिर मरियम के कहने पे इसको वापस लेना पड़ा था मिफ्ता इस्माइल का। तो वो उसी के हवाले से बात करें कि जो अनटैक्स लोग हैं उनको टैक्स लगाना पड़ेगा, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, फिक्स रेट फिक्स टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड। और फिर उन्होंने कहा यहाँ से भी हम ये काम भी कर सकते हैं डेट रीपेमेंट से छुटकारा हासिल करने के लिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा हमारा कर्जा बढ़े ना। रिडक्शन इन फेडरल मनी गिवन टू प्रोविंसेस एक्सेट्रा। और फिर एक और जो एक तजवीज़ दे रहे हैं कि रिडक्शन की जाए, कमी की जाए फेडरल मनी में जो दी जाती है सूबों को एक्सेट्रा। दीज आर ऑल हार्ड स्टेप्स बट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ये सारे मुश्किल फैसले हैं लेकिन ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं बट लुक एट द हार्डशिप आर नो ग्रोथ इकोनॉमी इज कॉजिंग। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आप भी देखें कितनी मुश्किलात हमारी वो इकोनॉमी हमें कॉज कर रही है, वजह बन रही है जिसमें क्या है, कोई ग्रोथ नहीं है। ओनली 1 आउट ऑफ 36 पीपल ऑन दिस अर्थ इज अ पाकिस्तानी। उन्होंने कहा 36 में से एक शख्स जो है ना वो क्या है इस अर्थ में पाकिस्तानी है। लेकिन बट 1 आउट ऑफ 10 अनएजुकेटेड चिल्ड्रन इज अ पाकिस्तानी। लेकिन अगर हम दूसरे अदद शुमार देखें तो 10 में से एक नाख्वानदा बच्चा जो है वो क्या है, पाकिस्तानी है। Our children are twice as likely as the world average to be stunted and 3 times as likely to be wasted। और हमारे जो बच्चे हैं वो 2 गुना ज़्यादा इम्कान है अगर हम वर्ल्ड एवरेज से मुकाबला करें, मुवाजना करें, वो क्या होंगे, स्टंटेड होंगे। स्टंटेड होते हैं कि जब आपकी जो ग्रोथ होती है वो क्या है, प्रॉपर नहीं होती। और 3 times as likely है टू बी वेस्टेड। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ ये कह रहे हैं द हार्ड पार्ट शुड नॉट बी टू मेक डिफिकल्ट रिफॉर्म डिसीजंस। उसने कहा मुश्किल बात ये नहीं है कि जी हमने मुश्किल रिफॉर्म के डिसीजंस लेने हैं, इस्लाहात के डिसीजंस लेने हैं। इट शुड बी टू रियलाइज, उनका असल मसला ये है कि हमें रियलाइज करना चाहिए, ये समझना चाहिए दैट टुनाइट मिलियंस ऑफ किड्स इन पाकिस्तान विल गो टू स्लीप हंग्री। के हमें ये समझना चाहिए कि आज मिलियंस ऑफ किड्स जो है ना, लाखों की तादाद में बच्चे हैं पाकिस्तान में, विल गो टू स्लीप हंग्री, वो भूखे सोएंगे आज की रात। ठीक है, तो उनका समझने की ये जरूरत है। बेसिकली इस पूरे ओपिनियन में जो है वो राइटर ने ये देखने की कोशिश की थी कि क्या जो है वो हमारी मुश्किलात हैं डेट रीपेमेंट की, ये शुरू हुए थे वहाँ से मुशर्रफ के दौर से, फिर पीएमएलएन के और फिर पीपीपी के और उसके पीटीआई, सारी पार्टीज़ का इन्होंने साथ मुवाजना किया है।
और उन्हें क्या है, ये देखने की कोशिश की है कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम नहीं कर पा रहे, नतीजे में हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है उसको फाइनेंस करने के लिए। तो इन्होंने वजूहत बताई हैं, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और अपनी तजवीज़ भी कमेंट में ऐड कर सकते हैं। बाकी ये हमारा DMI एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो हाईलाइट्स PDF शेयर करते हैं। तो ये तफसील लिखी हुई है 0312 419 1070 पे आप व्हाट्सएप करके सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और ₹200 ईजी पैसा पर मंथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।